जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 689 और इस पोस्ट के लिए 14 मई 2023 को रिटन एग्ज़ाम होगा। आपके पास बहुत ही कम समय है, यानी 2 दिन का समय है। इसमें अधिक से अधिक प्रश्न प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। महामैराथन क्लास नंबर ये 16 है। इससे पहले 1 से लेकर 15 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप सभी देख सकते हैं। इसमें हम 500 चुनिंदा MCQ देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पीपल का वृक्ष जो होता है सबसे अधिक कौन सा गैस छोड़ती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी ऑक्सीजन, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है। 6.4, 6.9, 7.4 और 7.9। बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है। जो मानव रक्त होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका pH मान 7.4 होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम एशियाई खेल में भारत के कौन सा स्थान मिला था। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। प्रथम एशियाई खेल में भारत का कौन सा स्थान मिला था, तो दूसरा स्थान मिला था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर बात करें कि पहला स्थान किस देश को मिला था तो जापान को। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या है कि प्याज का खाद्य अंश कौन सा है, यानी प्याज का कौन सा भाग हम खाते हैं। पत्ता खाते हैं, फूल खाते हैं, जड़ या तना। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो प्याज का कौन सा भाग खाद्य अंश होता है, तो तना होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने का आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। जॉन डाल्टन को, मेंडल को, रदरफोर्ड को, डार्विन को। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी जॉन डाल्टन, बिल्कुल सही जवाब है। आधुनिक के परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने। रदरफोर्ड है जो कि परमाणु के नाभिक के खोज किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है, यानी HCl, एक्वा रेजिया, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो स्वर्ण यानी सोना जो होता है वो कौन सा घोल होता है अम्ल का, जो कि उसमें वो विलीन हो जाता है, उसमें पूरा घुल जाता है, तो एक्वा रेजिया होता है। इसको अम्ल राज भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, एक्वा रेजिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी साइट्रिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और किसमें पाए जाते हैं यह जान लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि संचायक बैटरी में पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से मैलिक अम्ल होता है वो सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है जो टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल होता है जो कि सिरका में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल होता है जो कि इमली में पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है, इस सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जिसको CFC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेऑन, नेफ्रॉन, टोकोफेरॉल और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको फ्रेऑन बोला जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। सैयद खान ने, बेगम हजरत महल ने, बख्त खान ने और अली बंधु ने। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो लखनऊ था 1857 के स्वतंत्र क्रांति के समय, वहाँ से नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है।
10वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सा है? हीलियम है, हीरा है, ओस्मियम है और क्रिप्टॉन है। बताइए 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। हीलियम है जो कि ये हल्की गैस है जिसको, और ये एक अक्रिय गैस भी है। वायुयान का जो टायर होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम ही भरा जाता है। हीरा जो कि विश्व का यानी ब्रह्मांड का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न कि भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था? कालिदास ने, आसाराम ने, रामदेव ने और शंकराचार्य ने। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में चारों कोनों पर 4 मठों का किसने स्थापित किया था? तो शंकराचार्य के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो केरल में। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? व्यापार में, नगर योजना में, शिक्षा में और कला में। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? तो नगर योजना में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और डी है इकबाल। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, बिल्कुल सही जवाब। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु अंगद देव और गुरु गोविंद सिंह। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सिखों में टोटल कितने गुरु हुए थे? तो 10 गुरु हुए थे। इसमें से जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। गुरु अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु हरगोविंद सिंह ये कितने? ये 6ठे नंबर गुरु थे। गुरु अंगद देव ये 2 नंबर गुरु थे। इस प्रकार से याद रखिएगा, 200 याद रखिएगा। हमेशा पूछता है ये गुरु कितने नंबर बने थे, ये गुरु कितने नंबर बने थे। इस सभी 200 को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने, अबुल फजल ने, फैजी ने और जगन्नाथ पंडित ने। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शाहनामा किसने लिखी थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी फिरदौसी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि सबसे तेज किस में संचालन करती है? हवा में, जल में, लकड़ी में और इस्पात में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यानी ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में तीव्र होती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी इस्पात, बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि का जो गति होता है सबसे अधिक ठोस में होता है, ठोस के बाद से द्रव में होता है, द्रव के बाद से गैस में होता है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं विटामिन के, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन B12 के कमी से मुख है या जीभ है जो कि सूज जाता है। विटामिन B12 के कमी से। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से मानव जो जनन क्षमता होता है उसमें कमी आ जाती है, जनन क्षमता में कमी होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न आपके सामने कि यूनाइटेड नेशंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 12 मार्च को, 18 अप्रैल को, 24 अक्टूबर और 13 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी पर यूनाइटेड नेशंस का स्थापना हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 24 अक्टूबर। सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए।
19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1854 ईस्वी में। और 1853 में सर्वप्रथम ट्रेन भी चलवाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही, इसलिए इसे भारतीय रेल का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रीनविच समय और भारत मानक समय के मध्य कितने घंटा का अंतर है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटा का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीनविच ये किस देश में है? तो ये इंग्लैंड में है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? यानी जल में घुलनशील इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि रहता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विटामिन जो सी रहता है, विटामिन सी और विटामिन डी, यही एकमात्र 2 तत्व है, 2 विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है। बाकी जितने भी विटामिन होता है सभी के सभी वसा में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो कि रक्त को प्रभावित करती है? थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, कालाजार और ग्लाइक्टर। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं थैलेसीमिया, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? धनबाद में, बोकारो में, जमशेदपुर में और रांची में। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी रांची, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था है? इराक का, ईरान का, इजराइल का और अफगानिस्तान का। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मोसाद किस देश के गुप्तचर संस्था है? तो यह इजराइल का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंकलेश्वर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है कार्बन, प्लास्टिक, सल्फर और नाइट्रोजन। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या है? तो ये कार्बन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी कार्बन, बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में, इलाहाबाद में, जबलपुर में और गुवाहाटी में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी गुवाहाटी, बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में और श्रीलंका में। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। 29वां प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाएँ किसमें नष्ट होती है? प्लीहा में, फेफड़ा में, लीवर में और हृदय में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? RBC। ये लाल रक्त कणिकाएँ हैं जो कि किस में नष्ट होती है? तो ये प्लीहा में होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उत्तराखंड में। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये जहानाबाद में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि पुस्तक मेन कैंप के लेखक कौन है? मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सुभाष चंद्र बोस और विंस्टन चर्चिल। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
पुस्तक मैन कैम्प के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं एडोल्फ हिटलर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? टोटल भाग की संख्या कितना है? तो भाग की संख्या टोटल 22 है। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार का संबंध किस संविधान के किस भाग में किया गया है। भाग 1 में, भाग 3 में, मान लीजिए यहाँ पर भाग 2 है, भाग 2 में, भाग 3 और भाग 4 में। तो मौलिक जो अधिकार है इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। देखिए भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक ले। जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। टोटल कितना 6 मौलिक अधिकार है इसके बारे में वर्णन किया है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णन किया गया है भाग 3 में। भाग 4 की बात करें, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक ले। और अनुच्छेद 51 के जो ए है इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि भाग 4 के ए भी है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है कि टायर की खोज किसने की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। टायर की खोज किसने की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जॉन डनलॉप, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट डेनिस, लैमार्क, रॉबर्ट ब्राउन और वाल्डेयर। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गुणसूत्र का खोज किसने की? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 23 जोड़ा, यानी संख्या में बात करें तो 46 है। इसकी खोज किसने की? तो वाल्डेयर ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने, एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं? विटामिन होते हैं कि प्रोटीन होते हैं कि हार्मोन्स होते हैं कि वसा होते हैं? बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं? तो जो एंजाइम होते हैं वास्तव में एक प्रोटीन होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? अमीबा में, शैवाल में, कवक में और पादप वायरस में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो जो वायरस होता है पादप वायरस, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से और शैवाल से। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो कवक से प्राप्त की जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? यहाँ पर पृथ्वी पर, यहाँ पर प्रश्न कुछ ऐसा है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो सिलिकॉन पाया जाता है। अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद आर्गन आता है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी अधूरा थोड़ा सा क्वेश्चन था। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह सिलिकॉन पाया जाता है। 39वां प्रश्न कि कांच का निर्माण किससे किया जाता है? चूना पत्थर से, रेत से, बॉक्साइट से और मिट्टी से। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कांच का निर्माण किससे किया जाता है? तो रेत से की जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने, डोबरेनर ने, मेंडलीफ ने और मोस्ले ने। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोस्ले। जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि मोस्ले के द्वारा दिया गया, ये किस पर आधारित है? ये परमाणु संख्या पर आधारित है। लेकिन इससे पहले मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी दिया गया था जो कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जो कि सटीक नहीं बैठ रहा था। लेकिन मोस्ले के द्वारा परमाणु संख्या पर दिया गया तो ये सटीक बैठता है।
न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिए थे और डोबनेना ने अपने त्रिक नियम दिए थे। तो इस प्रकार से इस सेट में हम 40 प्रश्न देखे। इसी प्रकार आप अंत तक जुड़े रहिए, नेक्स्ट सेट देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम हॉकिंस। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से विभिन्न प्रकार का प्रश्न बनता है, सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए, जब भारत में अंग्रेज आया तो कंपनी का स्थापित किया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। उसके अधीन सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बोला जाता था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कलायू थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है एक कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कलायू। सेकेंड गवर्नर के बाद से उसको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही था। तो पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद से हो गया वायसराय। उसके बाद बोला जाने लगा उसको कि भारत का वायसराय, वायसराय से पहले बोला जाने लगा था भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत का? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल जो यहाँ पर पूछा गया है, यही इसका आंसर होगा। उसके बाद से इसका चेंज करके हो गया भारत का वायसराय। ध्यान से सब कुछ सुनिएगा। भारत का वायसराय, तो भारत के वायसराय प्रथम कौन थे? तो अंतिम कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और वहीं भारत के प्रथम वायसराय बने थे। उसके बाद से देश अपना आज़ाद हुआ। आज़ाद के बाद से बोला जाने लगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये थे अंग्रेज़ थे। अगर पूछा जाए कि भारतीय कौन थे, तो राजगोपालाचारी थे। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनने वाला था सब कुछ हम देख चुके हैं, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ की शक्ति है जो कि राष्ट्रपति में निहित होगी? तो ये अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 52 के तहत बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, और 53 में है कि संघ की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित रहेगी। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? देखिए, यहाँ पर पूछ दिया है कि कंपनी के अधीन, और यहाँ पर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लगाया गया है गवर्नर जनरल। अगर केवल गवर्नर पूछता तो लॉर्ड कलायू होगा, गवर्नर जनरल पूछते तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अहमद शाह अब्दाली को, नादिर शाह को, राजा शाह पहलवी को और सद्दाम हुसैन को। बताइए 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नादिर शाह को, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दे। भारत का नागरिक के मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? अनुच्छेद 28, 32, 226 और 288। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो किसी प्रकार का जितने भी मूल अधिकार है इसमें से किसी का भी हनन है तो अनुच्छेद आप 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और इस अनुच्छेद को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के आत्मा बोले हैं। अनुच्छेद 32 का है संवैधानिक उपचारों का उपबंध है, ये 6ठे मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, सेम प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेंट कैथेड्रल। ये किस राज्य में है? तो ये गोवा में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पुर्तगाल के द्वारा बनाया गया था इसको।
नेक्स्ट यहाँ पर 8-9 प्रश्न आपके सामने, टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है। लगभग में बताना इसमें लगभग कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जो बल्ब होता है, बल्ब में जो फिलामेंट के रूप में प्रयोग करते हैं उस टंगस्टन का ही प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। 9 प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर के सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है, गुर्दा, अग्नाशय, अमाशय, यकृत। बताइए 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मानव शरीर के सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है, तो ये यकृत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10 प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय आपात के समय किस अनुच्छेद में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जब राष्ट्रीय आपात घोषित की जाती है देश में, तो कौन सा स्वतंत्रता है जो कि उसको समाप्त कर दिया जाता है, आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 19 है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार होता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पर अब राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है। तो भारत में 3 प्रकार का आपात लगता है, एक राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपात 360 में। याद रखिएगा, तीनों लाइन से 4-4 का डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि नाटो की स्थापना कब हुई। 4 अप्रैल 1949, 14 अप्रैल 1949, 14 अप्रैल 1950। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो नाटो का स्थापना कब हुआ, तो 4 अप्रैल 1949। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जब इसका स्थापना हुआ तो इसमें 30 सदस्य था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 31 सदस्य हो गए हैं। 31वां जो देश इसमें जुड़ा हुआ है वो है फिनलैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने कि देश का पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई, तो 1939 में, 1949 में, 1959, 1969। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या है। देश का पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई, जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, देश का पहला जो विद्युत संयंत्र है इसका स्थापना 1969 इसमें हुआ। वो कौन सा विद्युत संयंत्र था, तो वो तारापुर विद्युत संयंत्र था। वो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। किस देश के सहयोग से उसका स्थापना हुआ, तो अमेरिका के सहयोग से। याद रखिएगा सब कुछ। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुड्डी, डोडा बेटा, धूपगढ़ और अमरकंटक। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताए अनाईमुड्डी, बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनाईमुड्डी है। 21 पर्वत श्रृंखला का ये ऊंची चोटी है, तो ये अनामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अनामलाई पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है, तो ये केरल में है। इस अनाईमुड्डी की ऊंचाई कितनी है, तो ये इसका ऊंचाई है 2695 मीटर। याद रखिएगा 2695 मीटर है जो कि इसका हाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को, राजा राम मोहन राय को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, दयाराम सरस्वती को। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर जानना चाहें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत तथा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान लिखे हैं और इनको सर्वप्रथम एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस पुस्तक के लिए, तो गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा गठन 1815 ईस्वी में किए और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में इन्होंने किए थे। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किए। ये सब याद रखिएगा, यहाँ पूछता है बार बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। 1474 में, 1814 में, 1838 और 1867। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 2 प्रश्न बनता है। देखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट नहीं था उस टाइम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, तो इसके तहत 1774 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित हुआ। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में 3 हाई कोर्ट का स्थापना एक साथ हुआ था 1862 ईस्वी में। कौन कौन सा, तो कलकत्ता हाई कोर्ट, उसके बाद से मुंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। ये 3 हाई कोर्ट 1862 में स्थापना हुआ। याद ही रखिएगा। यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है।
चार ऑप्शन है आपके सामने, रावी नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। पुंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ब्यास नदी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बांध है उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं हम। देखिए अगर टिहरी बांध बोले, टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। अगर पूछा जाए कि भाखरा नांगल बांध ये किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर, सतलज नदी में, हिमाचल प्रदेश में। एक है हीराकुंड बांध, वो किस नदी पर है, तो महानदी पर है, महानदी जो कि उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद से कृष्णा नदी का 3 बांध याद रखिएगा, श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध, उसके बाद से नागार्जुन सागर बांध, ये 3 बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है। एक है इडुक्की बांध, इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर है और केरल में स्थित है, ये कुछ महत्वपूर्ण। और एक है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी में पर है, वो गुजरात में है। कुछ इंपॉर्टेंट बांध है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 बांध किस नदी पर है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, तो ये रावी नदी पर है, याद रखिएगा 3। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। अमेरिका की, भारत की, चीन की और फ्रांस की। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। मापतौल की जो दशमलव प्रणाली है 21 देश की देन है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये फ्रांस की देन है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश में की गई थी। सोवियत संघ, रूस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में और चीन में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस देश में की गई थी, तो सोवियत संघ, रूस में की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। 1949 में, 1951 में, 1953 में, 1955 में। बताइए 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1951 ईस्वी में किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आपको कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट कीजिए। रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन करना कार्य कर रहा है। 1928 से, 1938 से, 1948 से, 1958 से। बताइए यहाँ पर जो RBI ये कब से बैंक के पैसा ये जारी करना शुरू किया, तो 1938 से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। और अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका 1 जनवरी 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण होगा। दोनों याद रखिएगा। 22वां प्रश्न है कि नोटों एवं सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा। 1938 से, 1949 से, 1953 से, 1958 से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। नोटों एवं सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होना शुरू हो गया, तो 1949 ईस्वी से। जब से इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तब से शुरू हो गया। 23वां प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। चार्ल्स द्वितीय, ओस्वान स्मिथ, जॉन नेपियन और जॉन विल्सन। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं ओस्वान स्मिथ, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 24वां प्रश्न है विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था का स्थान है वो 5वां है। याद रखिएगा 5वां है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र की है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र की है, तो सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है जैसे दुग्ध उत्पादन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, कृषि, यह सब हो गया प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है और सेवा क्षेत्र हो गया, ये सब बीमा उमा हो गया, LIC, ये सब है सेवा क्षेत्र का अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न आपके सामने विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वन पाए जाते हैं। टुंड्रा वन, टैगा वन, सदाबहार वन, पतझड़ वन। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे
और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। यहाँ पर देखिए ये पूछ लिया है, पहली नहीं पूछा है, यहाँ पर दूसरी पूछ लिया है। तो ये भी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमेशा पहली नहीं पूछा जाता है, दूसरा भी पूछा जाता है। तो देखिए अगर पहला पूछा जाए तो वो जो हो जाएगा हिंदी। लगभग 45% भारत में हिंदी लोग बोलते हैं, 45%। यहाँ पर पूछा गया है दूसरा, तो दूसरे स्थान पर है बांग्ला। अगर तीसरा स्थान पूछे तो मराठी है जो कि तीसरे स्थान पर, पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला, तीसरा मराठी। याद रखिएगा। यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। संकुचन, मुद्रास्फीति, हॉट मनी और सॉफ्ट मनी। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अगर कीमत, वस्तु का दाम अगर बढ़ने लगे और रुपया का पैसा अगर गिरने लगे उसका मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न आपके सामने कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है। चीन, अमेरिका, भारत और जापान। बताइए यहाँ पर जिस देश का जनसंख्या बढ़ेगा वहीं तो परिवार नियोजन करेगा। तो किस देश का जनसंख्या सबसे तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो भारत। इस जाहिर से बात है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया, तो 1952। देख सकते हैं आप 1952 से ही इसका परिवार नियोजन शुरू हो गया, फिर भी भारत 1 नंबर स्थान लिया है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि ISI की स्थापना कब हुआ। 7 दिसंबर 1931, 17 दिसंबर 1931, 27 दिसंबर 1931 और 7 दिसंबर 1932। बताइए 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है ISI का, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में। इसका स्थापना कब हुआ, तो 17 दिसंबर 1931 ईस्वी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी। 1949, 1950, 1959 और 1960। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ओपेक की स्थापना कब की गई। तो ओपेक का स्थापना कहाँ पर हुआ, तो ये बगदाद में हुआ, जो कि इराक की राजधानी बगदाद है। कब हुआ, तो सितंबर 1960 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है। औसत प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, कैलोरी, कुपोषण। बताइए अगर कोई देश विकसित है, कितना विकसित है, वो कौन सा मापदंड सही रहेगा। तो उस देश का प्रति व्यक्ति आय, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अच्छा है वह देश समृद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। मोहन आरा ने, रोशन आरा ने, मेहरुन्निसा ने और शाह आरा ने। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो जहां आरा ने किया था। ये किसकी बेटी थी, तो ये शाहजहां की और मुमताज़ महल की बेटी थी, औरंगजेब की बहन थी। इसने ही आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाई थी। चलिए 34वां प्रश्न आपके सामने कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डलहौजी। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ पर है। गोवा में, मणिपुर में, नागालैंड में और केरल में। जल्दी से बताइए 35वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा ईसाई की आबादी किस राज्य में है, तो वो केरल में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड स्थान पर कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु है और 3 नंबर पर मणिपुर है। याद रखिएगा। 36वां प्रश्न है पीर पराई जाने रे की रचयिता कौन है। विष्णु शर्मा, तुलसीदास, महेश देसाई और नरसिंह मेहता। बताइए 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। पीर पराई जाने रे की रचयिता कौन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नरसिंह मेहता बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। बहाई धर्म से, यहूदी धर्म से, पारसी धर्म से और गिरजाघर से। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। लोटस जो टेम्पल है जो कि दिल्ली में स्थित है, ये किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहाई धर्म। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बताइए 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सिक्योरिटी पेपर मिल किस राज्य में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश,
बिल्कुल सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि मरणोपरांत सर्वप्रथम किन्हें भारत रत्न पुरस्कृत किया गया था? अरुणा, आसफ अली को, आचार्य विनोबा भावे को, राजीव गांधी को और लाल बहादुर शास्त्री को। बताइए यहाँ पर मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे भारत रत्न दिया गया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे भारत रत्न मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, रूस से और फ्रांस से। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसको जीरो देशांतर रेखा बोलते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सतपुरा, नीलगिरी, हिमाद्री और सह्याद्री। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सह्याद्री, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1844 में, 1854 में, 1896, 1901। बताइए 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो सर्वप्रथम सूती वस्त्र का उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में। उस टाइम उसका नाम बम्बई था, वर्तमान समय में मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के, अमेरिका के, क्रोएशिया के और अफगान के। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर डच नाम आया है, तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। तो भारत में यूरोपीय देशों के आगमन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली के बाद से ये डच आए थे। डच कब आए थे? तो ये 1595 ईस्वी में आए थे। फर्स्ट में पुर्तगाली, 2 नंबर पर डच, 3 नंबर पे ब्रिटिश आया था यानी ब्रिटेन। वो कब आया था? तो ये आया था 1600 ईस्वी में। चौथे नंबर पर कौन आया था? तो डेनिश आया था, जिसको वर्तमान समय में डेनमार्क बोलते हैं। वो कब आया था? तो 1616 ईस्वी में। उसके बाद लास्ट में आया था फ्रांस। फ्रांस कब आया था? तो 1664 ईस्वी में। ये आपको क्रम याद रखना है कि यूरोपीय आगमन जितने भी कंट्री जो भारत में आए थे उन लोग का क्रम क्या है और कौन सी ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? भोपाल में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में और पुणे में। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पुणे, बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में और नेपाल में। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं इंडोनेशिया, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों का पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, चेतन भगत और दीपक चोपड़ा। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? दूध में, अंडा में, सोयाबीन में और मछली के तेल में। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं, सोयाबीन, बिल्कुल सही जवाब है। सोयाबीन में 80% प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि जल स्वराज्य परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और केरल में। बताइए 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल स्वराज्य परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर रहे हैं, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
गुजरात है, केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर रहे हैं केरल, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि संगमरमर कैसी चट्टान है। अग्नाया चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संगमरमर कैसी चट्टान है। तो संगमरमर कैसी चट्टान है, तो यह एक रूपांतरित चट्टान है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं, रूपांतरित चट्टान बिल्कुल सही जवाब। इसको कयांतरित चट्टान भी बोला जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था। 1857 में, 1877 में, 1885, 1896। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1877 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। 13वां प्रश्न है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है। 5 वर्षों तक, 7 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। कितने वर्ष तक बिना सरकार से बताए, यहाँ के सरकार से बताए और बाहर रह रहे हैं आप, दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो 7 वर्ष। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई। 1947 से, 1950, 1954, 1957। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से की गई। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1954, बिल्कुल सही जवाब है। 1954 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। 3 व्यक्ति में प्रथम जो व्यक्ति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सेकेंड थे श्री राजगोपालाचारी थे और थर्ड थे सीवी रमन। ये तीनों व्यक्ति को 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। और एक प्रश्न उठता है कि वो प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। तो सर्वप्रथम किसे मिला था मरणोपरांत, तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने, एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है। भारत में, अमेरिका में, चीन में और जापान में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चीन, बिल्कुल सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि हाव ए सर्व कर किस पर लगाया जाता है। उद्योग पर, व्यापार पर, सिंचाई पर और खनन पर। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। हाव ए सर्व कर किस पर लगाया जाता है। तो यह कर सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया था। यह एक सिंचाई कर है और सिंचाई पर यह कर लगाया जाता है। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। यह भी याद रखिएगा। 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनता है कि सिंचाई कर किसने लगाया था, जिसको हाव ए सर्व बोलते हैं, और एक है ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। दोनों लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने। तो यह एक सिंचाई कर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है। डेनमार्क के, कनाडा के, यूएसए के और इंग्लैंड के। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, डेनमार्क, बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीनलैंड है जो कि विश्व के सबसे बड़ी द्वीप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गंगा नदी है, कृष्णा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और नर्मदा नदी है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यहाँ पर पूछा गया कि वह नदी सबसे बड़ी कौन सी है जो कि अरब सागर में गिरती है। ये ध्यान में रखिएगा, अरब सागर की बात कही जा रही है। तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नर्मदा नदी यहाँ पर आया है तो यहाँ इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सब कुछ जान लेते हैं। देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, तो ये अमरकंटक से निकलता है। और सबसे सीधा चलने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पर एक धुआंधार जल प्रपात है जो कि जबलपुर में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद
और नर्मदा नदी पर एक बांध है जिसको बोलते हैं सरदार सरोवर बांध। कहाँ पर है? तो गुजरात में है। उसके बाद से नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सबको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मलाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? गुजरात के, केरल के, आंध्र प्रदेश के और गोवा के। बताइए जल्दी से यहाँ पर 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मलाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? तो ये केरल के कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कुछ मैप के हिसाब से समझते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये गुजरात हो गया, फिर यहाँ नीचे आ गया, फिर ऐसे, तो देखिए ये तो गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, तो कठियावाड़ क्षेत्र बोलते हैं इसको। उसके बाद यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर और यहाँ कर्नाटक तक इसको कोंकण क्षेत्र बोलते हैं। महाराष्ट्र से लेकर यहाँ कर्नाटक तक, बीच में यहाँ पर गोवा भी आ जाता है, इसको कोंकण क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ कर्नाटक से लेके और केरल तक, यहाँ तक इसको मलाबार तट बोलते हैं। फिर यहाँ से तमिलनाडु से लेकर और यहाँ आंध्र प्रदेश तक इस क्षेत्र को बोलते हैं हम कोरोमंडल बोलते हैं, कोरोमंडल याद रखिएगा। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक इस क्षेत्र को डेल्टाई क्षेत्र बोलते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग किस मंडल में स्थित है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है ये किस मंडल में स्थित है? यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यहाँ पर पूछा गया कि वह किस मंडल में है? तो आयन मंडल में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। टोटल कितना मंडल है? मंडल की संख्या टोटल 5 है। सबसे नीचे जो है वो क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद आता है आयन संताप मंडल। यहाँ पर देखते हैं अब से, यहाँ पर ये क्षोभ मंडल हो गया, ये हो गया संताप मंडल, ये हो गया मध्य मंडल, ये हो गया आयन मंडल और ये हो गया बहिर्मंडल। इस प्रकार से याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में जितने भी वायुमंडलीय घटना, जितने भी पर्यावरणीय घटना होता है, बादल दिखाई देता है, वर्षा होता है, वायुमंडल होता है, सब कुछ क्षोभ मंडल में होता है। संताप मंडल में ओजोन परत होता है, एरोप्लेन उड़ाई जाती है, सब कुछ ये संताप मंडल में उड़ाई जाती है। ओजोन परत का क्या मुख्य कारण है, कार्य है, सॉरी। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा जो भी बैगनी किरण आती है तो सभी को अवशोषित कर लेता है। कौन? तो ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन से मापा जाता है, याद रखिएगा। ओजोन परत की आणविक सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न देखते हैं। किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तित होता है? सूर्य के, पृथ्वी के, चंद्रमा के और ग्रहों के। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तो दिन और रात होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तब दिन और रात होता है। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है तो जो अक्ष पर अपना घूम रहा है इसी से ऋतु परिवर्तन होता है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे तो इससे ऋतु परिवर्तन होता है, और जब वो सूर्य का चक्कर पूरा लगाता है तो इससे दिन और रात होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न की पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, न्यूक्लिक एसिड के रूप में, गैसों के रूप में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका है, जापान है, रूस है और चीन है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं रूस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न देखते हैं कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है?
जो आकाश में हम तारा दिखते हैं तो कोई देखते होंगे कोई एकदम तेज जल रहा है, कोई कम जल रहा है, किसी का कलर दूसरा है, कोई किसी का कलर दूसरा है। ऐसा किस कारण से दिखता है? प्रकाश के कारण से, ताप के कारण से, दूरी के कारण से, द्रव्यमान के कारण से। बताइए यहाँ पर 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ताप, बिल्कुल सही जवाब है। एक यहाँ पर डाटा है, अगर किसी तारा का छोटा आकार में हो और उसका तापमान टेम्परेचर कितना हो तो 3000 सेल्सियस, और उसका टेम्परेचर अगर 3000 सेल्सियस हो तो कैसा दिखाई देगा? तो वो लाल दिखाई देगा। अगर उसका जो तापमान है वो 30,000 अगर हो जाए, यहाँ पर 3000 था और उसके बाद 30,000 अगर सेल्सियस हो जाए तो उस तारा का तापमान कलर कैसा हो जाएगा? तो नीला हो जाएगा। याद रखिएगा, जब 3000 डिग्री सेल्सियस रहे तो वो लाल दिखाई देगा। वहीं तारा का जब टेम्परेचर 30,000 हो जाएगा तो उसका कलर है जो कि नीला दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर ताप के परिवर्तन के साथ ही उसका कलर भी चेंज होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? विटामिन B1, विटामिन BC, विटामिन B12, विटामिन विटामिन ई। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ आ रहे हैं, विटामिन B12 बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? 1911 में, 1921 में, 1931 में, 1941 में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो जब ये भारत में आए थे तो काला झंडा दिखाकर इनका बहुत ज़्यादा बहिष्कार और विरोध किया गया था। कब आए थे? तो 1921 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? हेरोडोटस ने, अरस्तु ने, R.C. दत्त ने और प्लूटो ने। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? तो R.C. दत्त ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि तिनकठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तिनकठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और बंग भंग आंदोलन। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो तिनकठिया जो व्यवस्था है इसका संबंध है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा चलाया गया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? तो ये बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी ये सब लेते हुए वहाँ पर चलाया गया था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर, बुलाने पर महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए थे और अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चलाए थे। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और उसी टाइम वो आए थे। कौन आए थे? तो यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स, उनका विरोध हुआ था। उसके बाद से जो चौरा चौरी कांड हुआ 1922 ईस्वी में, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ, तो उसके उपरांत इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, डांडी मार्च के साथ ही नमक के कर हटाओ आंदोलन के साथ। बंग भंग कब शुरू हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और वैलेंटाइन सिरोल। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, वैलेंटाइन सिरोल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? चंबल, रावी, कर्मनाशा और भागीरथी। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये चौसा किस जिला में है? तो बिहार के बक्सर जिला में है। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये
1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि शेर शाह सूरी का विजय हुआ था और हुमायूं का हार हुआ था। एक चौसा का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? तो कर्मनाशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है कि समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। बताइए 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, समवर्ती सूची, बिल्कुल सही जवाब है। जो यहाँ पर सभी तीनों सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। उसमें किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूचिया में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। बताइए 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, रूस, बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और घाघरा नदी। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि हरियाणा में एकमात्र प्रवाहित होती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, घाघरा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? हरिद्वार को, काशी को, मनाली को और मदुरई को। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं, मदुरई को, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को, रेडियम को, प्लूटोनियम को और पारा को। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रेडियम को, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? भोपाल में, इलाहाबाद में, चेन्नई में, हैदराबाद में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न है कि देशों में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? केरल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1948 में, 1968 में, 1972 में, 1986 में। बताइए 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1972 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि संसार के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है, अंग्रेजी है, बंगला है और मंदारिन, जिसको चाइनीज यानी चीनी बोलते हैं। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक अंग्रेजी बोली जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 10 अगस्त को, 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 10 अक्टूबर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? लाल किला में, राष्ट्रपति भवन में, लोटस टेम्पल में और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुगल गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन में स्थित है। आम नागरिकों के लिए इसको साल में 2 मंथ के लिए खोला जाता है, फरवरी और मार्च मंथ में। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि होम्योपैथी की खोज किसने की थी? हेंसन ने, हेनीमैन ने, वाल्डेयर ने और जॉन साल्क ने। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? होम्योपैथी का खोज किसने की था? हेनीमैन ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है APJ अब्दुल कलाम और डी है दयानंद सरस्वती। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर।
बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पश्चिम की ओर, बिल्कुल सही जवाब है। जो नेत्रावती नदी है ये कर्नाटक में बहती है और ये पश्चिम की दिशा में बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो नंदी हिल्स है ये कर्नाटक में है और ये सबसे जो इसके नज़दीक शहर है वो बेंगलुरु है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु, याद रखिएगा। बेंगलुरु के बाद से सेकेंड स्थान है मैसूर का, उसके नज़दीक है मैसूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे। श्री हरिदास, बी है पंपा, सी है कंबन और डी है रवि कृति। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पंबा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। बीजापुर, मैसूर, कोलार और होयसल। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कोलार, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 6 नंबर प्रश्न है कि 1 माइक्रोफैराड कितने फैराड के बराबर होता है। 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9 और 10 के पावर -12। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। 1 माइक्रोफैराड कितने फैराड के बराबर होता है। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो ये होता है। तो मिली होता है 10 के पावर -3, माइक्रो होता है 10 के पावर -6, मिली माइक्रो नैनो होता है 10 के पावर -9, मिली माइक्रो नैनो पिको 10 के पावर -12, फेम्टो 10 के पावर -15, एटो 10 के पावर -18। इस प्रकार से इसका क्रम है। तो यहाँ पर माइक्रो बोला है तो माइक्रो के लिए 10 के पावर -6 हो जाएगा। मिली ये 10 के पावर -3, माइक्रो ये हो गया, ये नैनो फैराड हो गया, ये पिको फैराड हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। कौन सा गैस है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कृष्णा पर, गोदावरी पर, कावेरी पर और गंगा पर। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कृष्णा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। अहमदाबाद में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ और पुणे में। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पुणे, बिल्कुल सही जवाब है। दस नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में किसने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर, एडविन पोपर, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। पोलियो वायरस की खोज किसने की थी, जो कि 1908 ईस्वी में किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कार्ल लैंडस्टीनर, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। कोचीन नगर को, तिरुवनंतपुरम को, मालाबार को और कालीकट को। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कोची नगर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़।
बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार के स्वरूप दी जाती है, तो 1 करोड़ दी जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि मोटर कार का आविष्कार किसने किया। जेम्स वाट ने, कार्ल वेंज ने, रुडोल्फ डीजल ने और डेवार ने। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। मोटर कार का आविष्कार किसने किया, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कार्ल वेंज, बिल्कुल सही जवाब है। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे दुर्लभ क्षार क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया, बी है NaOH, और सी है KOH और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इनमें से सबसे दुर्लभ क्षार कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जान लेते हैं, ये है pH स्केल। pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक दर्शाया गया रहता है। ये 0 हो गया, ये 14 हो गया, और जो यहाँ पर 7 रहता है मिडिल में, ये उदासीन रहता है। इधर आप जितने जाइएगा प्रबल अम्ल मिलेगा इधर बाएं की तरफ, और राइट की तरफ जितने बढ़िएगा वो प्रबल क्षार मिलेगा। और जितना ये 7 की तरफ आइएगा, इधर आइएगा तो दुर्बल अम्ल मिलेगा, और इधर 7 की तरफ आइएगा तो दुर्लभ क्षार मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से दुर्लभ क्षार कौन सा है। तो दुर्लभ क्षार को किसे कहा जाता है, तो जिसका मान 14 से कम रहता है, यानी 13 से नीचे रहता है, उसको दुर्लभ क्षार के अंतर्गत रखा जाता है। और जिसका मान 14 या 14 के करीब रहता है उसको प्रबल क्षार माना जाता है। तो अमोनिया है जिसका 11 से 12 इसका pH मान होता है, 11 से लेकर 12 के बीच में इसका pH मान होता है, इसलिए इसको दुर्लभ क्षार बोला जाता है। बाकी जो NaOH है या KOH है, ये सब 14 के करीब इसका pH मान होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। 1942 में, 1949 में, 1969 में, 1972 में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1949, बिल्कुल सही जवाब है। ये लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था, तो माओ सेतुंग के नेतृत्व में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था, रावी, ताप्ती, चिनाब और नर्मदा। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं नर्मदा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया, 1935 में, 1945, 1955, 1965। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI कब कर दिया गया, तो ये 1955 ईस्वी में किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि किसी देश का आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है। GDP, शिक्षा, कैलोरी और कुपोषण। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापन जो होता है मापांक, उसको क्या माना जाता है, तो वहाँ का GDP माना जाता है। जिस देश का GDP अच्छा है वह ग्रोथ कर रहा है और विकसित देश के श्रेणी में आएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न आपके सामने कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है। चावल है, गेहूं है, जौ है, बजरा है। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इनमें से सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है, तो जौ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1857 में, 1868 में, 1876, 1892। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1857 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था। मुसोलिनी था, बिस्मार्क था, एडोल्फ हिटलर था, नेपोलियन बोनापार्ट था। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं एडोल्फ हिटलर,
बिल्कुल सही जवाब है। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। पानी का अणु भार कितना होता है? 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 15, 18 और 21। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पानी का अणु भार कितना होता है? तो पानी का अणु सूत्र क्या होता है? तो H2O। तो यहाँ पर सभी का द्रव्यमान को ऐड करते हैं। H का कितना होता है? तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर H डबल है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? H2 हो जाएगा। और प्लस में O का परमाणु संख्या 8 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ पर 16 इसका हो गया, तो 2 और 16 कितना हो जाएगा? तो 18 AMU, 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रो निगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर इनमें से कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, फ्लोरीन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न आपके सामने कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, हीलियम के। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है? तो ये नाइट्रोजन के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पीत का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, यज्ञाशय के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? पीत का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यकृत के द्वारा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को, महावीर को, पार्श्वनाथ को, अजीतनाथ को। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि यहूदी धर्म की स्थापना किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहूदी धर्म की स्थापना किसने किया था? तो मूसा के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इकबाल ने, जयप्रकाश नारायण ने, प्रमोद नारायण ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बताइए इसका सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जोगगढ़सोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए 29वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? जोगगढ़सोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि एफिल टावर कहाँ स्थित है? फ्रांस में, अमेरिका में, जापान में और रूस में। बताइए 30वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? किस देश में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, फ्रांस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न देख लेते हैं। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है, गोल्फ है, घुड़सवारी और बैडमिंटन है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बैडमिंटन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न देख लेते हैं। 32वां प्रश्न आपके सामने कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1958, 1961 और 1971। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1961 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली में, ब्रज में, अवधी में और संस्कृत में। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, संस्कृत, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर
34वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद इकबाल ने और महात्मा गांधी ने। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर के द्वारा ये अंधाधुंध गोली चलवाया गया था निहत्थे आदमी पर। तो किसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी? तो महात्मा गांधी ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? लॉर्ड इरविन के, लॉर्ड क्लाइव के, लॉर्ड कर्जन के और लॉर्ड डलहौजी के। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड इरविन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन आप किस प्रकार याद रखिएगा? तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड डलहौजी ये राजहरप नीति अपनाए थे और इन्हीं के शासनकाल में 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम ट्रेन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्रशांत महासागर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? बुल्लर झील का, चिल्का झील का, गोखुर झील का और मेघना झील का। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नदी के घुमावदार पथ से किस झील का निर्माण होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं गोखुर झील बिल्कुल सही जवाब है। मीठे पानी का झील किसे कहा जाता है? तो बुल्लर झील को कहा जाता है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पेकिंग को, शंघाई को, ओसाका को और ताइपे को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो चीन का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो शंघाई को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 39वां प्रश्न है मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? पीला, हरा, काला और नीला। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो नीला कलर से दिखाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 40वां प्रश्न है कि डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कयांत्रित चट्टान है और अपभ्रंश चट्टान है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डोलेराइट किस प्रकार के चट्टान है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं आग्नेय चट्टान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न देख लेते हैं। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि लीग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, 1942 में, 1933, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लीग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है 1923 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न देख लेते हैं कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? केरल में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और झारखंड में। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब है। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दे। जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में इसको शेयर कर दीजिए। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।